आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछले टॉपिक ही से रिलेटेड है। लास्ट टाइम हमने स्टडी की थी जनरल गैस इक्वेशन, जिसमें हमने क्या देखा था कि पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। इसमें से फिर हमने आर को डिफ़ाइन किया था और उसके यूनिट्स वगैरह हमने डिटेल में देखे थे कि जौन सा भी सिस्टम हम इस्तेमाल करेंगे उस सिस्टम के लिए आर के डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल होते रहेंगे। अब इसी की फर्दर एक जो आज हमने बेसिकली स्टडी करना है वो इसी से एक नई डेरिवेशन है छोटी सी, जो कि काफ़ी हैंडी है, बहुत हेल्पफुल है। दैट इज़ डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस की हमने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है किसकी वजह से? फ्रॉम दी आइडियल गैस इक्वेशन जो कि हमने पढ़ी है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी वी इज इक्वल टू एन R and T, P is pressure, V is volume, N is number of moles, R जो है वो जनरल गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। यहाँ से हमने डेंसिटी निकालनी है। अब N क्या होता है? N is number of moles। किसी भी गैस के जो हम स्टडी कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है? N है। तो अगर हम फर्स्ट चैप्टर को रिकॉल करें तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता था गिवन मैस, जो भी किसी चीज़ का आपको मैस गिवन होता था, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस। ये फर्स्ट चैप्टर में हम मोल्स की डेफिनेशन में स्टडी करके आए थे कि जब गिवन मैस को हम उस चीज़ के मॉलिक्यूलर मैस में से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ जाते हैं। अब सपोज कर लें गिवन मैस इज स्मॉल m एंड मॉलिक्यूलर मैस इज कैपिटल M, तो n इज इक्वल टू m ओवर m। ये जो इक्वेशन है इसको मैं उठा के इस इक्वेशन में डाल रहा हूँ। पी वी इज इक्वल टू m ओवर m इंटू आर एंड t। ये हमने कुछ भी नहीं किया, n को उसके फार्मूले से रिप्लेस कर दिया। अब अगर इसको मैं रीअरेंज करूं तो ये हो जाएगा P मल्टीप्लाई बाय M इज इक्वल टू M ओवर V इंटू R और T। मैंने क्या किया, मॉलिक्यूलर मैस को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और वॉल्यूम इधर आके डिवाइड हो गया। अब अगर आप अपनी पुरानी क्लासेस की बेसिक डेफिनेशन याद करें, डेंसिटी की डेफिनेशन होती है डेंसिटी इज मैस पर यूनिट वॉल्यूम M ओवर V। तो ये जो M ओवर V है ये वाला, ये क्या है बेसिकली? दैट इज डेंसिटी। तो मैं इसको अब रिप्लेस कर दूंगा D के साथ। D क्या है? डेंसिटी। मैस ओवर वॉल्यूम इज डेंसिटी। ये PM इज इक्वल टू DRT। यहाँ से मेरे पास D की वैल्यू आ जाएगी, D इज इक्वल टू PM ओवर RT। डेंसिटी किसी भी चीज़ की मैं कैसे निकाल सकता हूँ? किसी भी गैस की मैं इस सूरत में निकाल सकता हूँ कि अगर मेरे पास प्रेशर गिवन हो, गैस का मॉलिक्यूलर मैस हमें पता हो, क्योंकि वो जो सी गैस है हमें पता होगा तो मॉलिक्यूलर मैस निकल आएगा। आर हम इस्तेमाल करेंगे कांस्टेंट है और टेम्परेचर उस गैस का, मतलब अगर हमें प्रेशर एंड टेम्परेचर गिवन हो तो हम उससे उस गैस की डेंसिटी जो है वो निकाल सकते हैं। अब D इज इक्वल टू PM ओवर RT। यहाँ से कुछ चीज़ें जो हमारे सामने आती हैं वो हम देख लेते हैं। D इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। ये ऊपर है ना, दोनों मतलब डिनोमिनेटर्स में है। D इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P का मतलब है कि प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ती है। अब इसकी वजह क्या है कि ये अगर मेरे पास एक गैस थी, यहाँ पे मैंने प्रेशर P1 था, मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया और प्रेशर कर दिया P2। इसका वॉल्यूम जो है हमारे पास, जो पहले ये V1 था ये कम होके आ जाएगा V2। अब डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस यहाँ पे सपोज 1 kg था तो यहाँ पे भी वो 1 kg ही है। मैस को हम नई गैस तो ऐड नहीं की, तो मैस चूँकि अब सेम है तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो गया? कम। वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी बढ़ गई है। तो मतलब डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P कि अगर मैं डेंसिटी बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे प्रेशर उस गैस के ऊपर अप्लाई ज़्यादा करना पड़ेगा। ये पहली बात जो हमें इस फार्मूले से पता चली।
दूसरी बात क्या है कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। अब डेंसिटी का फॉर्मूला होता है m/v। ये m क्या है? मैस ऑफ द गैस। ये जो मैस है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है कि उसका मॉलिक्यूल का मैस कितना है, उसकी मॉलिक्यूल कितना भारी है। तो जितनी ज़्यादा मैस किसी गैस के मॉलिक्यूल का ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। एक रिलेशन ये पता लगा, एक रिलेशन ये पता लगा। एक और बात जो पता लगी वो थी जी डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T। ये टेम्परेचर है और ये डेंसिटी, मतलब कि डेंसिटी और टेम्परेचर का इन्वर्स रिलेशन है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो डेंसिटी कम हो जाती है। ये भी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। हमें पता है कि अगर एक गैस थी मेरे पास सपोज T1 के ऊपर जो कि 25 डिग्री C है, मैंने क्या किया, इस गैस को गर्म किया नए टेम्परेचर के ऊपर सपोज 50 डिग्री के ऊपर। अब इसका क्या होगा, 50 डिग्री पे हीट करने पर इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। ये V1 कम था, ये V2 ज़्यादा हो गया। अब डेंसिटी इज इक्वल टू m/v। तो मैस तो दोनों का सेम है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी कम हो गई, क्योंकि डेंसिटी क्या है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम में ये एक दूसरे से दूर दूर चले गए वॉल्यूम बढ़ने की वजह से। तो टेम्परेचर बढ़ाने से चीज़ें की डेंसिटी कम होती है। और ये हमें वैसे भी पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से चीज़ें एक्सपैंड करती हैं, गर्मियों में चीज़ें फैल जाती हैं। तो जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, एक्सपैंड किया, टेम्परेचर दिया उसको, तो गैस ने क्या किया, एक्सपैंड किया तो उसकी डेंसिटी कम हो गई। तो ये तीन रिलेशन हमारे पास आए। नंबर 1 क्या कि प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ती है। सेकंड 1 के मॉलिक्यूलर मैस जितना ज़्यादा होगा किसी गैस का उतनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी। एंड थर्ड 1 इज़ कि टेम्परेचर बढ़ाऊँगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। ये कुछ छोटी सी डेरिवेशन थी और ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेंसिटी निकालने का। अब हम इससे रिलेटेड अपनी बुक में मौजूद एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। आपकी बुक की एग्जांपल नंबर 4 है जिसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले वो कहता है जी कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ CH4। गैस कौन सी है? CH4, मीथेन गैस। At 0 degree C, temperature is 0 degree C and pressure is 1 atm. What will be the density if? अब वो कह रहे हैं ये पहले टेम्परेचर और प्रेशर था, अब नई कंडीशंस मैंने डाल दी हैं, तो बताओ कि डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। कह रहा है अगर टेम्परेचर जो है वो मैं बढ़ा दूँ 0 डिग्री C से 27 डिग्री C तक, और दूसरी कंडीशन में वो कह रहा है कि टेम्परेचर तो 0 ही रहे लेकिन प्रेशर जो है वो मैं बढ़ा दूँ 2 एटमॉस्फेयर कर दूँ, डबल कर दूँ, तो मुझे बताओ कि डेंसिटी क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले इन कंडीशंस पे डेंसिटी निकाल लेंगे, फिर इन कंडीशंस पे, और फिर इन कंडीशंस पे। इन पे हमें पता लग जाएगा कि डेंसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। सिंपल सा सोल्यूशन है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है डेंसिटी का, D इज इक्वल टू PM/R एंड T। R हम कौन सा लेंगे, अपने यूनिट्स के मुताबिक। तो मैं इनको सबसे पहले कर रहा हूँ कन्वर्ट केल्विन में, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन, ये 273 और ये भी 273 केल्विन है। अब केल्विन और एटमॉस्फेयर की मौजूद ATM की प्रेशर के यूनिट्स के अंदर जो R की वैल्यू होती है वो होती है 0.0821, ये हम पढ़ गए हैं। रही बात प्रेशर टेम्परेचर हमें गिवन है, R हम ये वाला यूज़ करेंगे, पीछे रह गया M अब कैसे आएगा वो हम निकाल लेंगे। CH4 का कार्बन इज़ 12, हाइड्रोजन एक का एक होता है लेकिन यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे 4 है, तो ये हो जाएगा 12 + 4 16। अब हमारे पास M भी है, R भी है, टेम्परेचर प्रेशर भी हैं। अब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन है टेम्परेचर 273 केल्विन जो कि 0 डिग्री था, और प्रेशर क्या है 1 atm। तो अब हम यहाँ से D निकालेंगे। D इज इक्वल टू PM/RT। P इज़ 1 atm मल्टीप्लाई बाय M इज़ 16 ग्राम पर मोल, ये भी हमने
निकालें। R इज़ 0.0821, इसके यूनिट्स होते हैं डेसीमीटर क्यूब, ATM पर केल्विन एंड पर मोल। और आखिरी हमने मल्टीप्लाई करेंगे टेम्परेचर, दैट इज़ 273 केल्विन। इस सब को जब आप सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा डेंसिटी का, दैट इज़ 0.7138 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास डेंसिटी आ गई जो कि गिवन कंडीशन थी उनके ऊपर। अब वो कह रहे जी कंडीशन मैंने चेंज कर दी हैं, टेम्परेचर को मैं बढ़ा के ले गया हूँ 27 डिग्री सी के ऊपर। 27 डिग्री सी का मतलब है कि ये हो गया 300 केल्विन। प्रेशर वही 1 ATM, टेम्परेचर हमारे पास चेंज हो गया है, R वही 0.0821। इक्वेशन हमारे पास वही वाली रहेगी, D इज इक्वल टू PM/RT। तो ये इक्वेशन हम यूज़ करते हुए फिर से नई कंडीशंस के ऊपर टेम्परेचर की हम डेंसिटी ऑफ द गैस निकाल लेंगे। तो ये ए पार्ट और बी पार्ट में वो कह रहा है कि टेम्परेचर तो अब वही है पुराने वाला 273 केल्विन, लेकिन प्रेशर को मैंने डबल कर दिया है 280। उसी तरह आप D इज इक्वल टू PM/RT, प्रेशर में आ जाएगा 2 मॉलिक्यूलर इज 16, R वही 0.0821, टेम्परेचर अब जो है वही पुराना 273 केल्विन। इस सब को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.42 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब हमारे पास डेंसिटी ऑफ CH4 एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर हमारे पास आ जाएगी। तो ये सिंपल डेंसिटी की फार्मूला आपने याद रखना है, डेरिवेशन और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो हैं वो आ जाते होते हैं। अब एक और एग्जांपल है आपकी बुक में, एग्जांपल नंबर 5, वो भी इसी फार्मूले से निकलेगी। एग्जांपल नंबर 5, इसमें वो कह रहे हैं जी कैलकुलेट द मैस आपने फाइंड करना है, स्मॉल m आपने फाइंड आउट करना है। ये सारा डाटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैस आपने फाइंड करना है ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम कितना है 1 डेसीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री सी, टेम्परेचर इज 30 डिग्री सी। 30 डिग्री सी का मतलब है कि इसके अंदर केल्विन कितने होंगे 303 केल्विन। मॉलिक्यूलर मास, अब उसने कह दिया है कि जो 1 डेसीमीटर क्यूब है वो अमोनिया गैस है NH3। तो यहाँ से मैं इसका M निकाल लूँगा। नाइट्रोजन इज़ 14, एक का 14, हाइड्रोजन एक का 1, 3 है तो 3 टाइम्स। तो ये M इसका क्या निकलेगा 14 + 3 17 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास M भी आ गया। एंड अब वो प्रेशर भी दे रहा है, प्रेशर कह रहा है जी 1000 मिलीमीटर मरकरी प्रेशर है हमारे पास। मिलीमीटर मरकरी है, हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ATM के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। ATM के अंदर कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमने मिलीमीटर मरकरी को ख़त्म करना है और ATM के अंदर जाना है। तो इसको नीचे रखूँगा ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। एक ATM के अंदर कितने मिलीमीटर मरकरी होते हैं 760, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये सारे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 760 ATM। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 1.315 ATM। अब आपके पास प्रेशर मौजूद है, टेम्परेचर मौजूद है, वॉल्यूम मौजूद है, M आपने फाइंड करना है और कैपिटल M आपके पास मौजूद है। अब वही जो भी हमने एक इक्वेशन पढ़ के आए थे, PV इज इक्वल टू nRT, इसमें अब मैं N की जगह पुट कर रहा हूँ उसका फार्मूला M ओवर कैपिटल M इंटू R एंड T। प्रेशर हमारे पास गिवन है, वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, मॉलिक्यूलर मास भी है, R भी है और टेम्परेचर भी गिवन है। यहाँ से हमारे पास ये M निकल आएगा जो कि हमने फाइंड आउट करना है। M इज इक्वल टू PV कैपिटल M डिवाइडेड बाय R एंड
टी। अब इन सारी चीज़ों की वैल्यूज आप उठा के इसमें पुट कर दें। प्रेशर आपके पास गिवन है 1.315 atm, वॉल्यूम इज़ 1 डेसीमीटर क्यूब, मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया अमोनिया का 17 ग्राम पर मोल। अब R इज़ 0.0821, उसी तरह से डेसीमीटर क्यूब atm पर केल्विन पर मोल। एंड टेम्परेचर कितना है, वो था जी 303 केल्विन, जो कि उसने ऊपर बता दिया था 30 डिग्री सी। इस सब को जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास मास ऑफ द गैस इन ग्राम्स आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या किया, देखा कि एक जनरल गैस इक्वेशन जो हमने डिफाइन कर ली है उससे हमारे पास डेंसिटी भी निकल आती है, हमारे पास मास ऑफ द गैस भी हम निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन जो थी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो थी जनरलाइज्ड जो थी हमने डेंसिटी, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल इक्वेशंस और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना। अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज़ एवोगैड्रोज लॉ। ये लॉ को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत सिंपल है और फर्स्ट चैप्टर से रिलेट कर रहा है। एवोगैड्रोज लॉ, अगर आपको याद हो फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था कि एक मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर Na, जो कि क्या होता है 6.02 इंटू 10⁻23। ये लॉ हम जो हैं फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के फर्स्ट चैप्टर में अपने स्टडी करके आए थे। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैज़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि किसके बराबर होते हैं, एवोगैड्रोज नंबर के बराबर होते हैं। अब यहाँ पे चूंकि हम गैस की बात कर रहे हैं तो हम गैस की बात करेंगे। गैस के केस में ये लॉ क्या था कि किसी भी गैस का 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP। अब ये STP क्या है, 0 डिग्री C एंड 1 atm पे उसका वॉल्यूम क्या होता है, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP हैज़ वॉल्यूम इक्वल टू, कितना था ये मोलर वॉल्यूम के टॉपिक में फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ के आए थे 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये गैस है तो हम अब उसको वॉल्यूम की टर्म्स में जो सा है वो लेके आएंगे। अब इन दोनों को अगर मैं रिलेट करूं, इन दोनों चीज़ों को अगर मैं रिलेट करूं तो मैं ये कहूँगा कि अगर मेरे पास एक गैस है वो जिसका वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब हो, तो उसके अंदर उस गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, वो एवोगैड्रोज नंबर के बराबर होंगे। वो दोनों ही बातें हैं जिनको हमने बेसिकली आपस में रिलेट कर दिया है कि अगर एक गैस जो कि STP पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर मौजूद है, उसका वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा और उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो उनसे हैं वो एवोगैड्रोज नंबर के बराबर होंगे। सिमिलरली अगर कोई भी डिफरेंट गैसेस हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि मेरे पास हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड CO मौजूद हैं और इन सब का मेरे पास 1 डेसीमीटर क्यूब मौजूद है, तो मैं इसमें से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो निकाल सकता हूँ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस के कितने होंगे, सिंपल सी बात है। जो भी रिलेशन हमने स्टडी किया 22.414 ऑफ एनी गैस एट STP
contains number of molecules 6.02 into 10 raised to power 23 number of molecules। सिंपल सी बात है, 22,4 22.4 डेसीमीटर क्यूब व्हेन यू गैस एट एसटीपी कंटेन्स इतने नंबर, एक के अंदर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 डिवाइडेड बाय 22.414। जैसे हम उसी तरह फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में भी हमने स्टडी किया था, उसी तरीके से ये भी हो जाएगा। एक इतने के अंदर इतने हैं तो एक के अंदर कितने होंगे, हम उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.68 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे किसी भी गैस के जो कि एसटीपी पे मौजूद है उसके 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर। तो ये 1 डेसीमीटर क्यूब के लिए आपने आंसर जो है वो निकाल लिया। अब यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जो कि आपने ध्यान में रखनी है, जो कि मतलब आपको कंफ्यूज भी कर सकती हैं। वो ये है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो है, अगर उसकी हम मैथ की टर्म्स में लिखते हैं, मैथ की टर्म्स में, तो वो आपकी बुक में हाइड्रोजन की बात कर रहा है और ऑक्सीजन की। वो कह रहा है जी हाइड्रोजन का जो 1 डेसीमीटर क्यूब है वो होता है 0.0899 ग्राम्स के, और ऑक्सीजन का जो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है वो होता है 1.4384 ग्राम के। वो कह रहे जी ये इतना थोड़ा है, ये इतना ज़्यादा है, लेकिन दोनों के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी हमने निकाले हैं, वो तो सेम है। तो ये बात जो सी है वो कैसे सेटिस्फाई हो रही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मैसेज हैं वो तो डिफरेंट हैं, लेकिन उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। तो ये पुरानी ही चीज़ है। इसकी वजह क्या है कि जो ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है दैट इज़ 16 टाइम्स हैवियर देन मास ऑफ हाइड्रोजन। जो 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज़ 16 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन। इसकी वजह से क्या है कि ये इसका जो मैस है इसकी निस्बत बहुत ज़्यादा दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो मैस है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। लेकिन एक चीज़ भारी है और एक चीज़ हल्की है, लेकिन दोनों ने वॉल्यूम जो है वो सेम लिया हुआ है। तो ये बात भी समझ में नहीं आती। लेकिन इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? इसकी जस्टिफिकेशन ये है कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होते हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, वो कितना होता है? वो होता है जी 300 टाइम्स ऑफ डायामीटर। इसका डायामीटर, मॉलिक्यूल का डायामीटर। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये सपोज करें कि ये मेरे पास एक गैस का मॉलिक्यूल है और इसका डायामीटर 1 सेंटीमीटर है, तो उस गैस के कंटेनर के अंदर जो दूसरा कहीं पे गैस का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, एक और नंबर 1 और ये नंबर 2, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा ये वाला, दैट वुड बी 300 सेंटीमीटर। वो कह रहा है जी कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन 2 गैस मॉलिक्यूल्स इज 300 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर 1 सेंटीमीटर के डायमीटर का मॉलिक्यूल है तो एवरेज डिस्टेंस उनके अंदर 300 गुना होगा, 300 टाइम्स होगा। इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो सी डिफरेंट गैसेस थी 0.0899 ग्राम जो H2 जो कि 1 डेसीमीटर क्यूब बनता है और 1.434 ग्राम ऑफ O2 जो कि 1 डेसीमीटर क्यूब बनता है, इन दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम होने की रीज़न ये है कि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान एवरेज डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो इजीली करीब या दूर हो जाते हैं और वॉल्यूम पे कोई ख़ास असर
नहीं पड़ता उसके भारी या कम होने की वजह से। तो ये था जी एवोगाड्रोस लॉ, जो कि क्या कह रहा है कि अगर एक गैस मेरे पास, उस गैस का 1 मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर मौजूद है, तो उसके अंदर जो होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होंगे। इससे हमने जो कंक्लूजन निकाली है वो एवोगाड्रोस लॉ की कंक्लूजन ये है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ आइडियल गैसेस, अगर मेरे पास 3 4 5 आइडियल गैसेस हैं तो उनके अगर मैंने इक्वल वॉल्यूम्स ले लिए हैं एट टी एंड पी कांस्टेंट, मतलब सेम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर अगर मैंने इक्वल वॉल्यूम्स किसी भी गैसेस के ले लिए हैं, तो उनके अंदर जो होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कितने होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। अगर मेरे पास ये 4 कंटेनर्स हैं, 1 2 3 4, एट 0 डिग्री C, 0 डिग्री C, 0 डिग्री C, 0 डिग्री C, टेम्परेचर मैं चेंज नहीं कर रहा और प्रेशर सपोज कर लेते हैं 2 atm है, तो वो सब का 2 ही है। और मैं कहता हूँ जी इक्वल वॉल्यूम्स है मेरे पास। इक्वल वॉल्यूम सपोज कर लें जी 5 डेसीमीटर क्यूब मैं ले लेता हूँ सबका। और अब सपोज कर लेते हैं ये आइडियल गैसेस हैं, इसलिए मैंने 1 2 3 लिखा है, लेकिन अगर हम इनको रियल गैसेस में लिख लें तो मैं कहता हूँ जी ये CO2 है, ये CH4 है, ये ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन है। तो सेम कंडीशंस के ऊपर इनके अंदर जो उनसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। ये क्या कह रहा है हमारे पास एवोगाड्रोस लॉ कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये था एवोगाड्रोस लॉ, सिंपल सा था, इतना इसमें कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है। आगे कोई इंपॉर्टेंट लॉ आ रहा है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।